to the main guest speaker. As you can see, he is a young dynamic speaker to tell about Sarthak. He himself is an MTech. He resides in Nashik, and he is a sports lover. During his school days and while in the college, he has played many games, not one, many games, and he took every opportunity to represent his school, his college. And now that he is joined in this program because he is the one who has a very very high affection for the sports and the students whom we see, after school days, most of the players they are kept away from the sports with a reason of higher studies. So here Sarthak wants to tell you, being in the sport, being on ground, how you can be excellent in studies also. So how you can apply your sports in studies, how you can make use of your sports technique in day-to-day life. And I'm sure you will enjoy his session. Once again, on behalf of Krida Bharati Goa, I welcome you, Sarthak, and so do I welcome all the lovely students here and their teachers and all the other dignitaries in this session. I request Sarthak to take on. Sarthak. Thank you, ma'am, for giving me such a great opportunity to present my views on this platform. It is an honor for me to be here. So as ma'am said that I am a student, so I'll be conversing in both Hindi and English. So students का होता है चीज कि लोग स्टूडेंट्स अगर साथ में आए तो थोड़ा इंटरेक्ट करते, तो आज मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे आपसे भी थोड़ा फीडबैक चाहिए. मैम ने मुझे बताया कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, देम टू कमेंट ऑन थिंग्स एज सून एज दे वांट. सो कुछ क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा, मजा आएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पोर्ट्स पर्सन को जो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कभी कभी, वो है कि स्पोर्ट्स और स्कूल करिकुलम दोनों साथ में कैसे मैनेज करे. तो स्कूल में अगर टाइम दिया जाए, स्कूल करिकुलम को ज्यादा टाइम दिया जाए तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और दोनों चीजें कैसे बैलेंस हो सकती है, इसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं वो. सो आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन. Okay, so I believe I am audible to everyone, and everyone see the. Yes, you are audible. You are audible. Yes. Yes. Okay. So, sports and school curriculum, its impact on day-to-day life. So, the main question that arises is, स्कूल में जो हम सीखते हैं, जो स्पोर्ट्स वो हमारे रियल लाइफ में यूजफुल है या नहीं, आगे यूज कर पाएंगे या वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है. स्कूल में गए तो स्कूल में सबसे पहले चीजें हमें मिलती है, दैट इज बुक्स. तो यही दिखती है, स्कूल का नाम बोला तो भी बुक्स ही दिखती है. और दूसरी चीज जो आती है वो है फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, क्योंकि वो टाइम हम मजा करते हैं, दैट इज. सो स्पोर्ट्स और बुक्स ये दोनों साथ में कैसे चल सकते हैं, ये देखते हैं. द बिग क्वेश्चन, जैसे ही हम 7th 8th 10th में आते हैं, हमारे मन में एक बड़ा सवाल आता है, स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं वो हमें रियल लाइफ में यूज होगा या नहीं, डे टू डे लाइफ में वो कुछ वैल्यूज दे पाएगा या नहीं, स्कूल एजुकेशन जो करते हैं वो वेस्ट है या वो यूजफुल टाइम है, हम उसका पॉजिटिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं, स्कूल में जो सीख रहे हैं वो सीरियसली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है या नहीं, ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है. और सबसे मेन चीज, क्या ये स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ने की जरूरत है, इज देयर अ नीड टू स्टडी दैट. सो इन सब का आंसर है यस, ये आगे यूजफुल होता है, ये हमें आगे हर जगह पे है और ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, दिस इज अ नीड. ये क्यों, तो ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखो, स्पोर्ट, तो सबसे पहले स्पोर्ट क्या है. स्पोर्ट अगर आप गूगल करोगे तो ये डेफिनेशन मिलेगी. तो इस डेफिनेशन में क्या है, स्पोर्ट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी और गेम्स
which through casual or organized participation at least in part aim to use, maintain or improve physical ability and skills while providing enjoyment to participants and in some cases entertainment to spectators. So sport के अगर definition में ही लिखा है to maintain or improve physical ability and skills while providing enjoyment to participants, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स कुछ हमें स्किल्स देता होगा, वो हमारे फिजिकल आता होगा। तो वो क्या स्किल्स है और हमारी फिजिकल एबिलिटी कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स। आई बिलीव बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये फिजिकल बेनिफिट्स हमने सीखे हैं, और कई बार जब हमारे स्कूल में या किसी एग्जाम में ऐसे लिखने को कहा जाता है स्पोर्ट्स एंड इट्स, तो ये सबसे पहले आता है, दैट इज स्पोर्ट्स हमारा हेल्थ इंप्रूव करता है, डिसीजेस के रिस्क कम करता है, बॉडी फंक्शनिंग बढ़ाता है, एंड्योरेंस बढ़ाता है। सो व्हेन यू वर्क ऑफ फील्ड, तो तब उस टाइम पे भी आपका एंड्योरेंस बढ़ा रहता है, तो आप ज्यादा टाइम के लिए काम कर सकते हो और इफेक्टिवली टाइम काम कर सकते हो। मैनेज वेट। सो आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है, दैट इज ओबेसिटी। सो इफ यू स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू रेगुलरली हैव सम फिजिकल एक्टिविटी, सो वेट भी मेंटेन होता है। ये सब तो फिजिकल बेनिफिट्स हैं, ये हमने बचपन से पढ़े हैं, ये आगे रेगुलरली फॉलो होंगे। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है फॉर्म में नहीं होती, वो टीचिंग्स के फॉर्म में होती। तो बिल्डिंग योर एटीट्यूड, तो कल सर ने कहा था बिल्डिंग योर कैरेक्टर, वैसे ही बिल्डिंग योर एटीट्यूड। स्पोर्ट्स हमारा एक एटीट्यूड बनाता है। सो किस तरह का एटीट्यूड? सबसे मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कोई स्पोर्ट है तो उसमें कोई हारता है, कोई जीतता है, पर हारने वाला पर्सन हमेशा जीतने वाले पर्सन को विश करता है, उसको कंग्रेचुलेट करता है और अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है। दैट इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग। अपनी हार एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की खासियत होती है। दैट इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फेजिंग आउट। फेजिंग आउट कैसे? एक गेम का इफेक्ट दूसरे गेम पे नहीं होने देना, ये एक स्पोर्ट्समैन की खासियत होती है। कभी भी आप देखो तो पहले अगर कोई गेम हार तो नेक्स्ट गेम पे उसका इफेक्ट नहीं होने देते। वो क्यों? एक स्पोर्ट्स करने वाले पर्सन को ये पता होता है कि उस निकलना है, फेज आउट कैसे करना है, और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई सिचुएशन में होते हैं, कोई दुखद घटना घटती है, तो उस इवेंट पे, किसी इवेंट पे कैसे इम्पैक्ट ना हो, कैसे उस वो करे, ये चीज समझने के लिए फेजिंग आउट बहुत जरूरी होता है, और ये हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। देन टीम वर्क एंड ट्रस्ट। एक बार हम जो टीम स्पोर्ट खेलते हैं उसके अंदर अलग अलग पर्सन को अलग अलग टास्क दिया जाता है। सो व्हाट वी डू इज वी बिलीव इन टीम वर्क, वी रिलाई ऑन आवर टीममेट। हम उसको बोलते हैं यस, ये आपका अगर दिया गया टास्क है तो आप ये पूरा करेंगे, दिया हुआ टास्क मैं पूरा करूंगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू कमिटमेंट टू वर्क। टीम स्पोर्ट खेला जाता है या कोई भी स्पोर्ट खेला जाता है तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस लगती है। सो ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस अ पर्सन कमिट्स टू द वर्क, और तभी उसको सक्सेस मिलता है। सो ये वैल्यू हमें आगे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि लाइफ में कोई चीज नहीं करनी है तो उसके लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। सो चेस में ही नहीं तो हर किसी गेम में आप स्ट्रेटेजी बिल्ड, जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल का फील्ड दिखाया गया है, तो उसी तरह हर गेम में स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं, और इससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अलग अलग एंटिसिपेट करना, विजुअलाइज करना, अगर बचपन तो ये आदत लग जाती है, और आगे जाके हम कौन से एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्ड करता है। फिक्सिंग टारगेट्स एंड अचीविंग। टारगेट, गोल, एम, ये सब वर्ड्स स्पोर्ट्स से ही आए हैं। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जब कोई टारगेट या एम फिक्स करता है या कोई गोल सेट करता है कि यस, कि हमें ये करना है, तो वो इजीली वो अचीव कर सकता है। और ये चीज आगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें लाइफ में हर छोटे नए नए गोल्स सेट करने पड़ते हैं, और वो गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उन गोल्स का, टारगेट्स का जो एक स्टार्ट पॉइंट होता है वो होता है स्पोर्ट्स लाइफ, जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं बचपन में, वही। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा फील्ड पे करते हुए दिखते हैं,
दैट इज सेलिब्रेटिंग एंड एम्ब्रेसिंग योर सक्सेस। हमने कोई चीज अचीव की है तो उस सक्सेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही सक्सेस हमें एनर्जी देता है अगली नई चीज या अगले चैलेंज को फेस करने के लिए। तो ये भी हमें स्पोर्ट्स ही सिखाता है। ये हो गए जो हमारे एटीट्यूड या जो हमें देता है, वो हमें स्टडी में कैसे कर सकता है। ये देखो, स्पोर्ट्स एक रिलैक्सिंग का काम कर सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है आपके लिए। अगर आपको कई बार कंसंट्रेशन करने डिफिकल्टी हो, तो अगर आप 1 या 2 घंटे होगे तो उससे ये होता है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। मोटिवेशन, स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा मोटिवेटेड होता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है। तो इसी तरह हम खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं और स्टडी करने में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि हर बार हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई नई चीज ली, कोई नया टॉपिक लिया, तो उसके लिए पहले हमें मोटिवेशन चाहिए। यस, मैं ये टॉपिक कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। देन काउंटिंग स्मॉल सक्सेस टू मोटिवेट योरसेल्फ। हर बार कोई हम गेम जीतते हैं, एक एक करके लेवल आगे बढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है। सो ये छोटे छोटे सक्सेस जो होते हैं, जब हम इनको कलेक्टिवली देखते हैं, पूरे कंबाइन करते, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और यही सक्सेस हमें आगे जाके मोटिवेट करते हैं। कई बच्चों का ये एक प्रॉब्लम होता है और टीचर्स भी ये देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। सो ये बच्चे अगर स्पोर्ट्स ट्राई करें तो उनकी एनर्जी राइट जगह पे चैनलाइज भी होगी और उनको पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। सो दे कैन अचीव इन बोथ द फील्ड्स, दैट इज स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन। सो ये दोनों चीजें हम साथ में भी कंबाइन। पहला पार्ट तो हमने देखा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स 3 तरह में हमें हेल्प करता है, फिजिकली, बिल्डिंग इन एटीट्यूड एंड देन इन स्टडी। अभी हम जो पढ़ते हैं दैट इज स्कूल करिकुलम। तो स्कूल करिकुलम का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है कि हमने पढ़ाए हो, जो बुक में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है या नहीं, या वो सब वेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे बुक में से पढ़ाई हुई चीज एप्लीकेबल होती है, उसे उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। अभी ये सब जो सब्जेक्ट्स है हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड एनवायरमेंट स्टडीज। सो ये सब्जेक्ट हर जगह पे अलग अलग फॉर्मेट में एप्लीकेबल होते। कई बार वो हमें दिखते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आते। बहुत छोटे अमाउंट में ही एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, क्योंकि हर चीज का एग्जाम्पल वो दे नहीं पाते, वरना बुक की साइज बढ़ जाएंगी और फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं, इतनी बड़ी बुक हमें नहीं। सो पहला सब्जेक्ट देखते हैं मैथ्स। मैथ्स में हम बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम सीखते हैं, देन अकाउंट्स, फिर लोन्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो ये चीजें सीखते हैं। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? हम बड़े होके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ लोन्स लेते हैं, हमें कुछ नया स्टार्टअप, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, कौन सा लोन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट में हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, हम ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये चीजें समझने के लिए हमें लोन्स, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही जरूरी होता है। स्कूल में सीखते हैं, 6-7 स्टैंडर्ड से हम ये सीखते आ रहे हैं और ये लाइफ में हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। अकाउंट्स, हम कमाएंगे तो खर्चा भी करेंगे, तो एक्सपेंस कैसे होते हैं, कमाई कैसी होती है, हमने कोई बिजनेस चालू किया तो बिजनेस कैसे मेंटेन करने हैं। तो ये बुक्स ऑफ हम स्कूल में ही सीखते हैं, जहाँ पे कुछ सिंपल चीजें दी होती है और वही बेसिक्स होते हैं। अगर हम स्कूल में अच्छे से पढ़ जाके हम खुद वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बड़े होके हर किसी की एम्बिशन होती है कि मेरे एक बड़ा घर हो, बड़ा फार्म हाउस हो, या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हो। तो ये चीजें मेजर करने के लिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ही यूजफुल होता है। अभी एरिया तो रेगुलर होता नहीं किसी घर का कि रेक्टेंगल है और हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है स्कूल में जो अलग अलग फिगर्स देखते हैं, जिसमें एरिया सिखाया जाता है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये इन सब चीजों के लिए हम कई बार बड़े होने के बाद
अलग अलग सर्विसेज सोचते हैं कि यस हम किसी और पर्सन को बुलाएंगे और उनसे ये करवा के लेंगे, पर इन सब की बेसिक्स अगर हमने खुद सीखी है स्कूल में तो हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो स्टार्ट होता है हमारे सामने, हर चीज में होता है। इट गिव्स अस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हीट एंड टेम्परेचर। अगर आपको बोला जाए कि एक पानी गर्म किया जाए, दैट इज 1 लीटर पानी, 1 लीटर के बर्तन में पानी गर्म करोगे या 10 लीटर के बर्तन में 1 लीटर पानी गर्म करोगे? ऑब्वियसली 1 लीटर के बर्तन में, क्योंकि आपको पता है कि उसमें गर्म होने में टाइम कम लगता है और वो जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता। दैट इज सिंपल फिजिक्स। जैसे ही एरिया बढ़ जाता है वैसे हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। सो ये चीज हमने स्कूल में सीखी है और हमारे किचन में रोज अप्लाई होती है, बट कई बार वो हम समझ नहीं पाते। हम रोज चलते हैं, गाड़ियां रास्ते पे चलती है और कई बार स्लिप भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन फ्रिक्शन, ये हम रोज यूज करते हैं और हमें कई बार पता भी नहीं होता। इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है दैट इज नोन एज जुगाड़। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए तो हम खुद घर पे ही उसको ठीक करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करने में बेसिक फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज गियर्स एंड पुली सिस्टम। छोटे बच्चों को अगर कोई रिमोट कंट्रोल कार या कोई मैकेनिकल खिलौना दे दिया जाए तो 3-4 दिन खेलेंगे, बाद में तोड़ देंगे और बाद में ये भी ट्राई करेंगे कि वो जुड़ता कैसे है। तो ये चीज आती कहां से? दैट इज गियर्स एंड पुली सिस्टम, यही होता है उस खिलौनों में। और ये उनको एक एंथुसियाज्म देता है, क्यूरियोसिटी देता है कि ये कैसे जुड़ता है और क्या बना सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए, ऐसे एग्जाम्पल्स आप भी ढूंढ सकते हो अपनी लाइफ में। ये हमें रोज देखने को मिलते हैं और कई बार हमसे मिस भी होते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अपने घर में, वो एक किचन में यूज होता है तड़का लगाते वक्त। कई बार आपने सुना होगा कि मम्मी बोलती है कि जो गीली कढ़ाई है उसमें तड़का नहीं लगाते, गरम तेल में पानी नहीं गिरना चाहिए। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल है, दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स गिरे तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स गर्म होके उसकी स्टीम बनती है। अभी स्टीम बनी तो प्रेशर बनेगा, तो वो एक बबल फॉर्म में बनता है ऑयल के अंदर। और जैसे ही स्टीम इतनी बढ़ जाती है, इतना प्रेशर बढ़ता है कि वो जाता है, तो फूटने के बाद उसके ऊपर का ऑयल हमारे ऊपर उड़ता है। लॉजिक है और ये हम रोज देखते हैं। आपने कुल्फी खाई होगी तो कई बार कुल्फी में ऐसा होता है कि कई कई जगह पे सॉल्टी टेस्ट आता है। तो सॉल्टी आता है क्योंकि कुल्फी वाला वो कुल्फी एक सॉल्ट वाटर में डालता है या बर्फ के साथ नमक में डालता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी कंजर्व होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट दैट कुल्फी विल बी मच हायर। इसलिए वो दिन भर घूमता है और फिर भी वो कुल्फी मेल्ट नहीं होती। सिंपल केमिस्ट्री जो हम रोज दिखते हैं कुल्फी वाले के पास। क्लीनिंग करते वक्त ऑयल गिर जाए तो हम उसको पेपर से पोंछ लेंगे और फिर भी सरफेस ऑयली रहता है, तो वो निकाल कैसे सकते हैं? ये ऑयली बर्तन कैसे साफ करते हैं? डिटर्जेंट से। अभी ऑयल, वाटर, ये तो इमिसिबल लिक्विड्स है, अलग अलग होते हैं, तो साथ में आते कैसे हैं? दैट इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक बॉन्डिंग का काम करता है, इट इज एन ब्रिज बिटवीन वाटर एंड ऑयल। तो ऐसी सिंपल चीजों में अलग अलग आइटम्स जिसमें मिक्स करते हैं, केमिस्ट्री रोज एप्लीकेबल है। कई बार हम ये भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते, पर अगर हम उनको एक्सप्लोर करना चालू करें कि इसके पीछे का साइंस क्या है, तो मजा आता है और हम एंजॉय भी करते हैं। बायोलॉजी, हाउ योर बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी है कैसे वर्क करती है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम पहले बायोलॉजी से ही सीखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्पोर्ट्समैन को ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है और क्या चीज अच्छी है, क्या डाइट में रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये समझने के लिए। और ये बेसिकली हम 5th-6th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं स्कूल में। अनदर थिंग इज, डॉक्टर्स हमें कई बार कुछ चीजें बताते हैं, तो वो चीजें समझ में आने के लिए हमें बेसिक बायोलॉजी पता होनी चाहिए। ये हम स्कूल में सीखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल जो मेरे पास है, कई बार लोगों की हड्डी टूटती है तो अगर टांग
तो फिर डॉक्टर बोलते हैं यू हैव फ्रैक्चर इन योर फीमर. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड फीमर होता क्या है. फीमर इज नथिंग बट योर थाई बोन. सो हमारी टांग की हड्डी है, उसको बस अलग नाम दिया गया है, दैट इज फीमर. और ये सबसे इंटरेस्टिंग स्कूल में सीखते हैं. और कई बार हमारे बुक में लिखा होता है कि इंटरेस्टिंग दैट फीमर इज द बिगेस्ट बोन इन योर बॉडी. तो ये चीज हमने स्कूल में सीखी है और हमने कई सालों बाद अप्लाई की. लोगों को पेट्स पसंद होते हैं, तो पेट्स की केयर लेने में या गार्डनिंग करने में, एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी के बेसिक चीजें एप्लीकेबल होती है और वो हम स्कूल में ही सीखते हैं. इसका एक एग्जांपल है कि कई बार लोग सोचते हैं कि कुत्ते हाफते क्यों है, वो अपनी जबान बाहर निकाल के क्यों हाफते हैं. द रीजन इज कि उनको पसीना नहीं आता और ये स्कूल में हमने सीखा है. तो अपना हीट, बॉडी हीट जो है वो रिड्यूस करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए वो हाफते हैं. लैंग्वेजेस. जनरली स्कूल में बच्चे 3 लैंग्वेजेस सीखते हैं. सो मैं महाराष्ट्र से हूँ, सो मैंने हिंदी, इंग्लिश और मराठी सीखा. एक लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश तो सीखते हैं. सो ये क्यों? स्कूल में हम जो लैंग्वेजेस सीखते हैं उसके लिए हमें लेसन्स दिए जाते हैं. उसमें पोएम्स होती है, कुछ रीडिंग्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं. तो ये सब चैप्टर्स होते हैं, ये मोरल्स और एक्सपीरियंसेस देते हैं हमें. लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते, हम कुछ सीख ले सकते हैं. इनमें वो क्वालिटीज दी जाती है जो आगे अच्छी होती है, एप्लीकेबल होती है और सक्सेसफुल पर्सन फॉलो कर सकता है. अनदर थिंग लैंग्वेजेस हेल्प इज इट इंक्रीजेस वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी बढ़ गई तो हम ऑफिशियल प्लेसेस में लेटर्स जो है वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है. तो अगर हमने कहीं पे एप्लीकेशन करते वक्त 3 पेज का बड़ा लेटर लिख दिया तो वो पर्सन पढ़ेगा भी नहीं और एप्लीकेशन शायद से रिजेक्ट भी हो जाए. उसका एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होता है वो सीखने के लिए हमें लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं स्कूल में. हिस्ट्री एंड सिविक्स. जो पहले हो गया वो क्यों स्टडी करना है? मेरे भी मन में यही सवाल आता था और सच बताऊं तो मैं 9th में हिस्ट्री में फेल भी हो गया था, क्योंकि यही सवाल मैं लेता था और बाद में बोलता था क्यों पढ़ूं. देन आई रियलाइज्ड, कुछ सालों बाद मैंने वापस हिस्ट्री पढ़ना चालू किया और फिर पता चला कि हिस्ट्री से हम लेसन्स ले सकते हैं ताकि हमारे आगे के डिसीजंस बेटर हो. हम पास्ट रेफरेंसेस यूज करके हमारे नेक्स्ट डिसीजन को इफेक्टिवली ले सकते हैं. इवेंट्स के बीच का कोरिलेशन समझ सकते हैं. ये इवेंट हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ और उससे क्या नई चीज जो है वो डेवलप हुई, ये चीज हम वहीं से लेते हैं. अनदर थिंग इज हम हिस्ट्री में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं और कई बार इन कैरेक्टर्स से हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं. सो जैसे मैम ने बताया, मेजर ध्यानचंद, ये भी एक हिस्ट्री में हुए कैरेक्टर है. इनके कुछ चीजें हम देखते हैं जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में कई अलग अलग जगहों पे मिलती है. सो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस. इसी से इंस्पिरेशन लेके कई बार हम कई नई चीज चालू करते हैं. सिविक्स क्यों पढ़ना है? सिविक्स से हमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज पता चलती है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें क्या राइट्स दिए हैं और एज एन सिटीजन हमें क्या ड्यूटीज दी गई है और हमने वो क्या फॉलो करनी चाहिए. ये चीज समझने के लिए हमें बेसिकली हिस्ट्री और सिविक्स सिखाया जाता है. ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. दूर किसी देश में क्या होता है, वहां का टोपोग्राफी क्या है, वहां का लैंडस्केप क्या है, वहां पे लोग क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, वहां का बिजनेस क्या है, वहां पे लोगों जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये हम क्यों पढ़े? ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता ही है डेफिनेटली, क्योंकि हम इंडिया में है तो यार यहाँ का पढ़ना चाहिए, बाकी कंट्रीज का क्यों. बट आगे जाके हम वो कंट्रीज कई बार विजिट करते हैं या वहां से कोई डिग्निटरीज यहाँ पे आते हैं इंडिया में, हम उनके साथ डील करते हैं. तो उनसे कौन से टॉपिक में बात करनी चाहिए, उनसे कौन से टॉपिक उनके सामने नहीं डिस्कस करने चाहिए, उनको खाने में क्या पसंद है या उनके क्यूजीन में क्या चीजें आती है, क्या इंग्रेडिएंट्स नहीं आते, उस रीजन का रिलीजन क्या है, उनके क्या बिलीव्स है, वहां पे क्या उगता है और वहां का ऑक्यूपेशन क्या है. ये चीजें समझने के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाके कई बार लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बिजनेस चालू करते हैं.
सो कौन से एरिया में कौन सी चीज इंपोर्ट करनी चाहिए और कहाँ से क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये समझने के लिए भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नासिक जहाँ पे मैं रहता हूँ, इट इज फेमस फॉर ग्रेप्स, और यहाँ से ग्रेप्स हर जगह पे एक्सपोर्ट होते हैं। सो ये चीजें समझने के लिए और हमें ज्योग्राफी जानना जरूरी है। वाई इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स और देश के जो फाइनेंसेस है, ये हमारे लाइफ पे छोटे मोटे इफेक्ट्स डालते रहते हैं। तो ये क्या इफेक्ट्स हैं और इनसे क्या चेंजेस होंगे, ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है जीडीपी। सो जीडीपी का ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। बाद में अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई बदल दे पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये समझने के लिए तब टाइम वेस्ट करने से बेटर है स्कूल का ध्यान दे, वो समझ ले और आगे अपने लाइफ में हर जगह पे एप्लीकेबल कर सके। ये सब्जेक्ट है जो कई बार बच्चे 10th के बाद छोड़ देते हैं या इस पीरियड में कई दूसरे सब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं। बट आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, एक स्टूडेंट को विजुअलाइज करना या उसको इमेजिन करना सिखाता है। कोई भी पेंटिंग होता है या कोई भी आर्ट वर्क होता है तो वो बनाने से पहले वो आर्टिस्ट अपने मन में उसको विजुअलाइज करता है। सो ही पेंट्स दैट पिक्चर इन हिज माइंड। तो ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को डेवलप करता है, अपने माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग के फॉर्मेट में हो, कई बार वो पोएट्री में के फॉर्मेट में आता है, सिंगिंग के फॉर्मेट में आता है, या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आर्ट के कई अलग अलग प्रकार है, तो हम कोई भी आर्ट फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, माइंड रिलैक्स कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कोई चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज, in the last decade this subject has almost become compulsory for every student. So ये ऐसा क्यों हुआ कि हमें कंपलसरी करना पड़ा, सब बच्चे आजकल क्यों पढ़ते हैं? तो एनवायरमेंटल स्टडीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें सस्टेनेबिलिटी ही एक मेजर फैक्टर होने वाली है। ऐसा क्यों? तो हम स्कूल में तो हर जगह पढ़ते कि नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सब स्कूल में हम सीख के कई बार छोड़ देते हैं, पर अगर हम वो आगे जाके फॉलो करें तो हमारे बिजनेस प्लान्स में, हमारे घर में या कई अलग अलग जगहों पे हम सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे स्कूल गोइंग किड्स ने अपने घर में कुछ इनोवेशन किया और सस्टेनेबिलिटी लाई, या कोई ऐसी चीज लाई कि जिससे नेचर का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और जिससे नेचर को हार्म भी ना हो। हमारी ड्यूटी जो नेचर की तरफ होती है, जो हम सांस लेते हैं, जो चीजें यूज करते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस ही है। तो इसी तरह हमें भी कुछ ड्यूटीज दी गई है नेचर ने, तो हमारी जो ड्यूटीज है वो क्या है और वो कैसे फॉलो की जाए, ये हम एनवायरमेंटल स्टडीज में सीखते हैं। अनदर मेजर थिंग इज नाउअडेज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, दैट इज अ न्यू एंटरप्राइज, हमें कई बार कुछ एनवायरमेंटल बायलॉज या जो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं वो स्टडी करके उनकी तरह से परमिशन लेनी पड़ती है। सो ये परमिशंस कैसे मिलती है, बायलॉज क्या है, ये समझने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बचपन से ही हम समझ सकते हैं और उसी मोमेंट से हम आइडियाज विजुअलाइज कर और वो आगे जाके हमारे बिजनेस प्लान में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये तो सब हो गए स्टडीज, दैट इज स्कूल करिकुलम। अभी स्पोर्ट्स अलग चीज हो गई और स्कूल करिकुलम अलग चीज हो गया, यही हम देख रहे हैं, बराबर है। ये दोनों चीजें हमने अलग ही देखी हैं, स्कूल से देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग लोकेशन है, और शायद से दोनों फॉलो करने जाए तो हम दोनों में सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, दोनों चीजें कनेक्टेड है और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन कनेक्ट आवर बुक्स टू स्पोर्ट्स। बुक्स की चीजें स्पोर्ट्स ग्राउंड या प्ले ग्राउंड में कैसे एप्लीकेबल यूज कर सकते हैं, और जो स्पोर्ट्स में सीखते हैं उसके लॉज बुक्स में कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल।
सो लेफ्ट साइड को एक फुटबॉलर है, हिज एग्जांपल इज देयर, एंड राइट साइड में एक बॉल डाला जा रहा है क्रिकेट में. सो एनी गेसेस ये क्या है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो these are the examples. This is in curve ball and this is in swing. So ये क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है कि बॉल कर्व होती है और क्रिकेट में बॉल स्विंग होती है? तो इसके पीछे का एक रीजन है जिसको कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट. ये मैग्नस इफेक्ट का एग्जांपल हमारे बुक्स में कई बार दिया जाता है. इट इज नथिंग बट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन. बॉल का सरफेस कई जगह पे रफ होता है, कई जगह पे स्मूथ होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये ऐसे होता है. ये सामने हम देखते हैं रोज, कई बार ये ऐसे बॉल या ऐसे किक्स देख के हम एंथुसियास्टिकली चिल्ला भी देते हैं कि अरे क्या बॉल था, ये व्हाट एन किक, व्हाट एन शॉट. पर इसके पीछे के रीजंस हमारे बुक में दिए गए हैं और ये लॉज हम कई बार स्टडी करते भूल जाते हैं. अनदर एग्जांपल, दैट इज व्हाइल साइक्लिंग, a cyclist generally tries to be in this position. Any guesses why? You can give your answers in the chat box. एक साइक्लिस्ट इरेक्ट पोजीशन में क्यों नहीं होता है? यस, द आंसर फॉर दिस इज एयर रेजिस्टेंस. अगर जो साइक्लिस्ट है वो वर्टिकल पोजीशन में खड़ा रहे या वर्टिकल पोजीशन में साइकिलिंग करे तो उसको एयर रेजिस्टेंस होता है, सामने से विंड प्रेशर ज्यादा लगता है. तो ये सिंपल हम साइंस की चीजें यूज करते हैं. यहाँ पे राइट साइड में देख एडवांस्ड यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, मतलब यूज करके साइकिलिस्ट अपनी परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते, राइट टेक्निक्स कैसे डेवलप होते. और यही सारी टेक्निक्स जो होती है, जो साइंस या अलग अलग चीजों से निकली है, वही हमारे कोचेस हमें सिखाते हैं. कोचेस ने वो कई सालों में सीखी होती है, वो डेवलप की होती है, और वो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है हमें देते हैं. हाउ डज वेयर वी किक इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉल? बॉल को आप किक करोगे, अगर सेंटर में करोगे तो आगे जाएगा, टॉप पे करोगे तो रोल करके आगे, और बॉटम पे करोगे तो शायद से रोल करके वापस अपने पास आ जाए. सो ये अलग अलग जगहों पे एप्लीकेबल है. ये स्नूकर में भी एप्लीकेबल होता है अगर आपने खेला होगा तो. सो व्हाई डज दिस हैपन? द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज फोर्सेस. और ये फोर्सेस हमने 7th स्टैंडर्ड से सीखे हैं, हमारी साइंस के बुक पे होते हैं. और द एंगल दैट इज यूज्ड. सो ये चीजें होती है जो हम स्कूल के बुक्स में पढ़ते हैं, और ये फील्ड में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल, रग्बी खेलते वक्त इस तरह से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, और इनमें से जिस फोर्स का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है तो वो प्लेयर आगे बढ़ जाता है. दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ऑन द प्लेग्राउंड. ये एग्जाम्पल बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बास्केटबॉल हुप में जा रहा है, जिसके लिए एक परफेक्ट एंगल डिसाइड किया गया, दैट इज 45 डिग्रीज. तो ये 45 डिग्रीज का ही एंगल क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया, जो कि वापस हमारे बुक में ही होता है, तो उसमें दिया गया है कि 45 डिग्रीज के एंगल से हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. सो ये जो फॉर्मूला है या ये जो एंगल है, ये अलग अलग स्पोर्ट्स में यूज होता है. दैट इज फ्रॉम जावलिन थ्रो, और यू कैन से शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, एंड अनदर स्पोर्ट्स जहां पे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो ये सिंपल चीज दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अगर हम स्कूल में स्टडी करें तो इसका अलग अलग एप्लीकेशंस हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं. और एक बहुत बड़ा एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया, ऑन द प्लेग्राउंड, बायोमैकेनिक्स. सो वी बिलीव कि वी विल ओनली गो फॉर स्कूल करिकुलम, हम कई बार छोड़ देंगे. पर आजकल एक नया यू कैन से ये न्यू टाइम है क्या? टाइम्स हैव चेंज्ड एंड दिस मोमेंट हमें हर एंगल से स्टडी करना जरूरी होता है. सो इवन अ स्पोर्ट्स पर्सन हैज टू स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस. सो बायोमैकेनिक्स में होता क्या है? दिस इज एन रिलेटिवली न्यू ब्रांच. इन दिस, हाउ यू कैन यूज योर बॉडी और योर परफॉर्मेंस इफेक्टिवली, ताकि आपके जो रिजल्ट्स है वो बेटर हो, ये स्टडी किया जाता है. सो ये कहाँ पे यूज होता है?
नए इक्विपमेंट्स डिजाइन होने में, जैसे शूज, स्पाइक्स, बैट्स डिजाइन होने में, या हॉकी स्टिक्स डिजाइन होने में, ग्लव्स डिजाइन होने में, ये चीजें यूज होती है। और इनका सबसे बेसिक कंपोनेंट जो होता है दैट इज साइंस, ह्यूमन बॉडी। तो ये दोनों चीजें जब साथ में आती है, इनको स्टडी किया जाता है, तो हम अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं यूजिंग बायोमैकेनिक्स। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये साइंस समझना जरूरी है, और उसके सब बेसिक्स हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं यार मैं ये कहाँ यूज करूंगा, आगे जाके थोड़ी ना यूजफुल होगा, चलो एग्जाम के लिए पढ़ देते हैं और बाद में छोड़ देंगे। पर ऐसा नहीं करना है। अगर हम वो आगे लाइफ में हो इस तरह से पढ़े तो हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है। अनदर बिग क्वेश्चन दैट कम्स इज कंसेप्ट और मार्क्स। एक्सक्यूज मी। सो स्कूल में हमको सबको बताया जाता है कि आप पढ़ाई करो। तो कई बार बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो कंसेप्ट्स के लिए, पर एडमिशन तो मार्क्स पे होता है। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहां पे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर है, तो कंसेप्ट से क्यों पढ़े? बट ऐसा नहीं है। अगर हम कंसेप्ट से पढ़े तो आगे जाके मार्क्स भी हमें अच्छे मिल सकते हैं, हमारा स्टडी का टाइम भी कम हो सकता है, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे पढ़ाई करे ताकि स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लाइफ लॉन्ग वो याद रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज लेने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम वो आगे जाके यूज कर सके। सो व्हाट टू स्टडी फॉर? स्टडी किस चीज के लिए करें? स्टडी कंसेप्ट, जो हमें कंसेप्ट दी जाती है उसके लिए करें। उसके पीछे का ट्रू मीनिंग होता है, वो क्या उन वर्ड्स में, वो समझने के लिए करें। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का जो रीजन होता है वो समझने के लिए स्टडी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी खुद की क्यूरियोसिटी के लिए वो स्टडी करें। बचपन से हमें जो हमारा जो माइंड होता है वो क्यूरियस होता है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी जब खेलते हैं तो नई चीज टटोल के देखते हैं, नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वैसे ही हमारा माइंड होता है, और ये लाइफ लॉन्ग होता है। हम कोई नई चीज देखे तो हम क्यूरियस होते हैं कि वो क्या है, वो समझने का ट्राई करते। तो यही क्यूरियोसिटी पढ़ाई करे। क्यूरियस माइंड के बहुत सारे फायदे होते हैं और ये हम आगे देखेंगे। सो पढ़ाई करते वक्त किसी भी कंसेप्ट को इन 5 क्वेश्चन से टैकल करें। तो उससे होता क्या है कि हमने अगर ये 5 क्वेश्चन उसको पूछ लिए या उस कंसेप्ट से निकाल लिए, तो हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर, फिर एग्जाम में इन्हीं टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। दैट इज व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन। तो एग्जांपल है इक्लिप्स। हम बचपन से देखते आ रहे हैं सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सो व्हाट इज एन इक्लिप्स? व्हाट इज एन इक्लिप्स का आंसर हुआ इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। व्हाई इट हैपेंस? सो व्हाई इट हैपेंस इज when earth, sun and moon, they all come in one line, this happens. Why? Because the sunlight of sun is blocked by either moon or earth. Next thing that comes is how this happens. Okay, how the earth, sun and moon are revolving. The earth is revolving around the sun and moon is revolving around earth. So they are bound to come in one line. So when they come in one line, the sunlight gets blocked, and this happens. Where it happens? It happens in space, in our solar system, in our Milky Way galaxy. And when it happens when the 3 objects are aligned and they come in a single straight line. So अगर हमने ये क्वेश्चंस ऐसी और कंसेप्ट्स को पूछ लिए, तो उस कंसेप्ट के हर टाइप के जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो गए। इनके अलावा एग्जाम में तो कोई एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है नहीं। सो यू जस्ट हैव टू टेक 10-15 मिनट, और वो कंसेप्ट को अगर हमने इस तरह से टैकल किया, ये 5 क्वेश्चंस पूछ लिए और इसके आंसर्स देख लिए, समझ लिए, उनको इमेजिन कर लिया,
then the concept is solved. You can remember that concept for a long time. For the problem statement, go for the problem statement and then find the formula. हमारे बुक में फॉर्मूला दिया जाता है, हम डायरेक्टली वो फॉर्मूले की तरफ जाते हैं क्योंकि वो बोल्ड में दिया जाता है और हमें लगता है यस 3 लेटर्स है 4 लेटर्स है, हम वही पढ़ेंगे. बट उसके पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है. एवरी कंसेप्ट और फॉर्मूला हैज अ स्टेटमेंट. तो वो कंसेप्ट या फॉर्मूला डेवलप करने के पीछे का कोई रीजन होता है, कोई प्रॉब्लम आता है इसलिए तो सॉल्यूशन निकालते हैं ना. ऐसे थोड़ी ना है कि बस ऐसे सॉल्यूशन निकाल दिया. तो वो जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन होता है, उससे प्रॉब्लम देखो कि वो क्यों आया, वो प्रॉब्लम कहां से आया और उसका ये सॉल्यूशन क्यों डेवलप किया गया. सो गो फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट होता है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस कंसेप्ट का, वो समझने के लिए. उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज दी होती है. वो 2 या 3 लाइंस में होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता. अगर वो हम पढ़ ले, समझ ले, उसको इमेजिन करे या विजुअलाइज कर ले, तो हमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है. हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से या उसी स्टेटमेंट से वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि वही फॉर्मूला किसी ना किसी ह्यूमन ने डेवलप किया था. और आपके पास अगर वो फॉर्मूला है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो एग्जाम में तो आप डेफिनेटली वो डिराइव कर सकते हो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Sarthak, यस. sorry to disturb you. हाँ. Just many of the students are personally messaging me the time. So let me tell our audience that we have extended the session a little, not much, maybe 15 minutes more. And I guess this session is really which you can learn from, and it is enjoyable. So I request all of you to be here for another 15 minutes. And thank you for that. If anyone has a genuine reason, you can please take your decision. Thank you so much. Yes, Sarthak, please. Sorry to disturb you. Please carry on. Yes, thank you, ma'am. So the important part, that is, look where you can use it in real life. Real life में वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर तुमने वो देख लिया, आपने वो समझ लिया, तो आप वो इजीली याद रख सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. पाइथागोरस थ्योरम हम 7th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरम? A theorem attributed to Pythagoras that the square on the hypotenuse of right angle triangle is equal in area to the sum of the squares on the other 2 sides. So this is the formula. बराबर है. ये हमने फिगर देखी है, फॉर्मूला देखा है और ये सब हमने देख लिया, ये डेफिनेशन पढ़ ली. पर यहाँ पे कुछ एरिया का मेंशन है, that is equal in area to the sum of the squares on the other 2 sides. तो ये एरिया गया कहाँ? और स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा. So this is the better image, or you can say appropriate representation of the formula. So ये ऐसे स्क्वायर्स होते हैं, इनका एरिया इक्वल होता है. So that thing is to be represented in this way. हम अगर इसको इस फॉर्मेट में याद रखें, इस फोटोग्राफ को याद रखें, इसको इमेजिन कर ले, तो हमें फॉर्मूला हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है. हम वो खुद लिख भी सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम रिपीटिंग, अप्लाई भी कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल, साइंस छोड़ के कुछ और सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड सिविक्स. सो रेवोल्यूशंस एंड सिविल वॉर्स तो हम पढ़ते ही है, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं. तो इन सब चीज, दैट इज रेवोल्यूशंस एंड सिविल वॉर्स में एक कॉमन चीज होती है, that is they will happen when the public is not happy with the administration. Another thing, जब public happy नहीं होती है, क्यों, कब happy नहीं होती? जब उनके ऊपर कोई नए laws impose किए जाते हैं. तो administrator अगर ruler उनके ऊपर ऐसे laws impose करे कि जो उनके लिए beneficial नहीं है, उनको problems create कर रहे हैं, तभी public outrage करती है. और outcome क्या होता है revolution का? Generally outcome ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रो किया जाता है और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन रखी जाती है. फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन सिविल वॉर में हर जगह पे देखा गया है. इवन यू कैन फाइंड इट इन मेनी डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज.
सो ये चीजें बेसिकली हर जगह पे सेम होती है। तो ये हम समझ ले कि क्या क्या इसके पीछे के फैक्टर्स है, ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ से हम 3 या 4 पॉइंट्स तो डेफिनेटली ले सकते हैं एग्जाम में अपने आंसर्स लिखने के लिए, और से हम उस इवेंट को समझ के आगे अपने लाइफ में डेफिनेटली अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये फिगर एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट फॉर्मूला इज दिस? The formula for this figure is that is simple, that is a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square। ये हमने स्कूल में सीखा है, लर्न कर लिया है, बड़े होने के बाद हमें रेगुलरली याद भी रहता है। और इस फॉर्मूले का फिगर ये है। फॉर्मूला लर्न करते वक्त कई बार हमसे मिस्टेक हो सकती है और हम गलत फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट हमने अगर ये फिगर याद कर ली, ये फिगर समझ ली, तो हम फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते, बना सकते, और उस केस में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी लाइक दिस? ये तो हर किसी के मन में आता होगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से पढ़ाई करो, पर हम पहले ही इतना पढ़ रहे हैं तो वापस और ऐसे अलग मेथड से क्यों स्टडी करें? सो इसके पीछे के कुछ रीजंस है। जैसे आप अगर कोई इमेजिन करो, कोई चीज विजुअलाइज करो, पिक्चर फॉर्मेट में देखो, तो वो आप इजीली याद रख सकते हो। आप देखोगे तो आपको कोई मूवी देखने, जो मूवी देखी होगी आपने, उसके डायलॉग्स इजीली याद रहते, कोई फोटोग्राफ्स इजीली याद रहते, कोई पिक्चर याद रहता है। तो क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन से हम जो पिक्चर बनाते हैं वो अच्छे से याद रख सकते। सो फॉर्मूलास की इमेजेस हम इजीली याद रख सकते हैं। अनदर थिंग दैट हैपेंस इज स्टडी टाइम कम होता है। अगर याद रख पा रहे हो तो फिर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम कम लगेगा। रिवीजन का टाइम कम हो गया तो स्टडी का टाइम भी कम हो जाता है, एंड दैट इज अ बिग इम्पैक्ट। यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। यस, इट इज पॉसिबल। आप अगर इस तरह से याद रखो कोई चीजें, तो आप जिंदगी भर वो याद रख सकते हो। कैन अंडरस्टैंड इट, रिमेंबर इट, तो आपका स्कोर तो डेफिनेटली बढ़ेगा। एक अल्टीमेट एम होता क्या है हमारा, कई बार ट्राई, कि हम थोड़ा स्कोर बढ़ाए, क्योंकि एडमिशन तो स्कोर पे होता है। तो यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होता है और यूजफुल होता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, उसके बाद मैंने कभी फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए। आई जस्ट रिमेंबर्ड द कंसेप्ट। और अभी भी जब मुझे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आता है या कहीं पे कुछ सॉल्व करना होता है, किसी को सिखाना होता है, तो मैं वो फॉर्मूलाज डिराइव करता हूँ। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, पर मुझे याद रखने में आसानी होती है, और फिर वो मिस्टेक्स भी नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइज कैसे करना है? हमारी लाइफ में इन सब लॉस के, अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल सामने दिखते हैं, हम देख सकते हैं, उन्हीं से हम इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, दिस पर्सन इज यूजिंग एन बो एंड एरो। तो जैसे ही एरो निकलेगा इस बो से, तो ये आगे जाएगा और ट्रैवल करेगा जब तक इसे कोई ऑब्जेक्ट को ये हिट नहीं करता। सो दैट इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट डज इट स्टेट? एन ऑब्जेक्ट remains to be in its state of rest or motion until and unless acted by an unbalanced external force। so ये जो एरो है वो आगे ट्रेवल करेगा जब तक कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? या कोई फोर्स, जैसे कि कोई ट्री या कोई एनिमल या कोई और चीज। तो वो चीज जब सामने आएगी और फोर्स लगाएगी, तभी ये एरो रुकेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ये अगर इमेज मैंने दिमाग में बिठा लिया, तो मुझे हर बार वो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। कई बार टेक्निकल टर्म्स हम भूल जाते हैं, तो वो भी हमें इससे इजीली याद रख सकते हैं। इसी तरह हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। सो व्हाट इज द टेक फ्रॉम दिस सेशन? मैच का एक रिजल्ट होता है, हर चीज का एक कंक्लूजन होता है, तो इसी तरह इस सेशन का कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो मेरे प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या था? नॉलेज वी गेन इज नेवर इन वेन, वी कैन यूज इट। हम वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन
will definitely help us understand and remember. हम कोई चीज विजुअलाइज कर ले, इमेजिन कर ले, उसका पिक्चर बना ले, तो हम वो इजीली याद रख सकते हैं. चाइल्डहुड मेमोरीज भी हमें कई बार याद रहती है. किसी का बर्थडे केक भी हमें याद कर सकते हैं, किस दिन क्या हुआ था. अगर कहीं हम घूमने गए तो वो हमें मेमोरीज हमारी रहती है. वो क्यों? क्योंकि वो पिक्चर फॉर्मेट में होती. इसी तरह हम अगर पढ़ाई करते हो तो वो चीजें विजुअलाइज करें, इमेजिन करें जो बुक्स में दिया गया है, तो हम वो इजीली याद रख सकते हैं. इससे हमारा स्कोर भी बेटर हो सकता है, हमारी ग्रेड्स भी अच्छी आ सकती है. Another thing that is most important is what we learn in school is always helpful in our life. So ये easily याद रहता है और हम use भी कर सकते हैं. What can we do in these times and like when we are at home and why this topic? So ये बहुत ही अलग चीज है. देखो ये टॉपिक क्यों लिया गया. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने इस टॉपिक पे काम किया. इन अ सेमिनार ऑफ अराउंड 200 स्टूडेंट्स, जो स्पीकर थे उन्होंने पूछा किसी ने पाइथागोरस थ्योरम रियल लाइफ में यूज किया क्या. मैं सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, सो आई वाज अराउंड 20 इयर्स ऑफ एज. सो उस एज तक मैं अकेला बंदा था जिसने हाथ ऊपर किया और कहा कि यस मैंने पाइथागोरस थ्योरम रियल लाइफ में यूज किया है. तो उन्होंने पूछा कहाँ. सो हमारे फार्म पे जब मैंगोस प्लांट करने थे तो उनको एक ग्रिड फॉर्मेट में या ग्राफ फॉर्मेट में अच्छे से परपेंडिकुलरली वो प्लेस हो, इस चीज के लिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया. इसी तरह हम हर जगह पे वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग चीजों में. और ये जो टाइम घर पे हमें मिला है, ये टाइम हम उसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं. इस टाइम में हम ये ढूंढ सकते हैं कि स्कूल में सीखी हुई चीजें हम आगे कहाँ यूज कर सकते हैं, या स्कूल में सीखी हुई चीजें इस तरह सीखे कि हमारे रियल लाइफ में वो हर जगह एप्लीकेबल हो, अलग अलग चीज करे और छोटे छोटे चेंजेस हो. इसी इनिशिएटिव के साथ विथ मैम्स परमिशन आई वुड लाइक टू my YouTube channel. So on this channel I post videos and conduct live sessions helpful for students, like how to study your subjects in a fun way, and how to tackle exam fear. So similarly, today evening on my YouTube channel I will be conducting a session on online education, how it can be used as an opportunity. And in the next upcoming week फन इन लर्निंग ये सीरीज में लेने वाला हूँ. उसके अंदर हम किस अलग वे से अगर हमने पढ़ाई की तो हम इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, हमारा पढ़ाई का टाइम कम कर सकते हैं, और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई की एक अलग मेथड होती है, यूज करके हम इफेक्टिवली पढ़ कैसे सकते हैं. सो ये दोनों चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दिस इज द पेज. And now my presentation is ended, and I would like you all to post any questions if you have. There can be a nice discussion session. If you have any queries, please put them in the chat box. Yes, Sarthak, that was wonderful, really. And yes, I would also like to appeal to the students here, especially, and the teachers also. They have requested, I've got so many requests, as you also can see in the chat box, to ask you to share the PowerPoint presentation. Okay. So, as my experience says, the PowerPoint presentation goes well only along with the creator of it when the creator is talking about it. So anyways, sharing the PowerPoint presentation in the chat box or later on will be absolutely done with the speaker's permission. And if you have anything now, you can always write in the chat box, and Sarthak, you would take the questions if there are any. We are coming close to the conclusion of this session. Ma'am, another thing is, if people want, they can also visit my website, YouTube channel. There I have pre-recorded sessions on the same topics in some different ways, and they can also find the same presentation over there. So as you said that the speaker goes with the presentation, that can be achieved on my YouTube channel.
Yeah. Thank you so much, Sarthak. For all those who are attending this meet, I have posted a link of Google Form, and I would like to have the feedback from the students who have attended the session now and also the session yesterday, which was exclusively for the students. And teachers, if you are here, I have already shared the Google Form link on the teachers group, which is only for the teachers. So please do the needful. Uh, yes, if there is any question or anything that you would like to convey it to the speaker, you are please welcome to post it in the chat box. Here I am again sharing a link to the Google Form. Please take few minutes to complete that Google Form. Thank you. And on the audience's request, I have also posted the link of my YouTube channel chat box. You can find it. So if you want presentation or the speaker with it, you can definitely find it over there. Yeah, and like all those who joined late, with Sadhak's permission, last 5 minutes I would take to present the Khel Khiladi Geet again before we conclude, because I really want all the students and all those who joined late to see the various activities carried out by Krida Bharati. Be with us for another 5 minutes only. आवाज चालू केलं. खेल खिलाड़ी खेल खेल खिलाड़ी खेल खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खेल खिलाड़ी खेल खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल हंसकर मिलकर डटकर बढ़कर खेल खिलाड़ी खेल हंसकर मिलकर डटकर बढ़कर खेल खिलाड़ी खेल 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 स्वदेशी अपनाएंगे स्वदेशी अपनाएंगे जनमानस तक पहुंचाएंगे विजय पताका फहराएंगे स्वाभिमान कायम लाएंगे खेलों की दुनिया में होगा खेलों की दुनिया में होगा प्रथम हमारा खेल खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी पिछले कूदे जन्मे तेरे बाधाओं के पथ पर दौड़े कबड्डी खो खो खेले वजनों से ताकत को तोले धनुष बाण से तीर साधेंगे धनुष बाण से तीर साधेंगे एकलव्य का मैं खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी
जाओ सशक्त कंधे, आंधी में भी अविरल गति हो, रग रग में हो प्यार देश का, खुली निगाहें अविचल गति हो, तन में बल हो मन निर्मल हो, तन में बल हो मन निर्मल हो, जो बाती में थे हार हुई तो मत घबराना, विजय मिली तो मत गिराना, विद्य खिलाड़ी भूल न जाना, आज रुके तो कल बढ़ जाना, विजय पराजय जो भी आए, विजय पराजय जो भी आए, निर्भय होकर खेलों में अद्भुत है क्षमता, बढ़ती है आपस में ममता, अटूट साहस धीरज समता, संस्कारों से रूप निकलता, इन्हीं गुणों से जीत सकेंगे, इन्हीं गुणों से जीत सकेंगे जीवन भर के हंसकर मिलकर डटकर बढ़कर खेल खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी के, 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 खिलाड़ी के। Yes, that was the song of Khida Bharti. For those who joined late, and coming to the conclusion of this session, before I conclude, yes, Sarthak, yes, do you want to say something? Ma'am, there are some questions. Yeah. There is a question which privately came on the chat. Yes. The question is, what is actually making a sports career and will it help in our future? So I would address it in a way that sports can definitely make a career, and we have many examples around us. One of ma'am is also an example for that, and many people who have joined the session are an example. I would say that they are better people to answer this, but yes, sports is definitely in career choice. You can definitely achieve good success in that. Another thing is that if you want to choose between sports or studies, you can go on with both during your school life. And after some time, if you feel that, no, I want to go profession. So it is not like that what you have learned in sports will be vain. You will definitely use it in every aspect of your life. And never forget that a sportsman is always motivating and inspiration to others. So a person with such high qualities will definitely be successful in every field of life. Correct. Very true. Very true. So I think, yes, first of all, I would informally say that I'm very, very, very happy to see all the feedbacks in the chat box, Sarthak, and you really deserve it because you have explained the topic so well and beautifully with all the
presentation that yes, we are getting the feedbacks very, very, very like I'm speechless here because all of them have liked your session so much. So all the best to you in your future and your Sarthak, you being young, dynamic speaker. I can always say that on behalf of Krida Bharati and all of the audience here, we wish you all the success Thank you. and may God bless you with more and more and more success in your life. Thank you for being with us here all the way for last 2-3 days. I must say that Sarthak has been with us for last 3-4 days, taking the trials, helping us to get into this and taking care of all the technical part, also guiding us sometimes. And to make this session effective today, we are working for last 4 to 5 days where we have taken so many tests, so many trials, and today we are here to present. Yes, please, again, there is a question regarding the link. The Google form is for students only. We would like to have a feedback from you. Please do that. Ma'am, Okay. I take an opportunity to show my gratitude. Thank you all for inviting me over here and giving me such a huge platform to express my views and share my initiative of helping students in different ways. So it was a great experience for me, and like looking at the reviews, it has always like motivated and inspired me a lot more to start new initiatives and take more sessions. Thanks a lot for this, and thank you for like joining me to your family. It is a great opportunity. Yes, you are most welcome. I would take this opportunity to thank uh, the our members of Konkan Prant. I would like to thank Shri Dharmadhikari ji, who is at the post of Sahamantri in Konkan Prant, Anilji Panchal for being here with us. I also thank all the dignitaries because taking names will not be possible here right now, but all the representatives of various institutions, organizations who have been with us. I take this opportunity to thank the president of Goa Krida Bharati, Colonel Mangesh Dani, for always being supportive. I would equally take this opportunity to thank Sri Sudesh Thakur, the Vice President of Krida Bharati, Joint Secretary Jayant Ammannawar, the senior most member here of Goa Krida Bharati, Manohar Naikoji sir. A special thank you to Kamlakar Shirsagar ji from Mumbai, who is a senior most member of Krida Bharati All India level, and he is also always being the inspiration. Dharmadhikari ji always have been guided us and blessed us for being successful here. I would take the opportunity to thank all the PE teachers, especially for sharing the link, encouraging the students to attend these sessions, all the heads of the institutions who have passed on our message and made this event a successful event. And last but not the least, all of the students who are the major part of this session. Thank you very much. And also sorry at the same time because we really could not allow everybody to join in as we already reached the number 100. But we also shared the Facebook page with your teachers and we have the recording. We'll be having the recording on the Facebook page. So it will be available on our Facebook page. You can always contact your teachers for that. So going towards the end, we would end this session with Shanti Mantra, and only then I request you to leave this meeting, not before that. Ma'am, Yes. request before that, I would like to thank Sudesh Thakur sir, Anuk Modak ma'am, and Ammannawar sir, that they fetched me and they got me here. So it was a big leap. So thank you for that. Thank you. Thank you. I'm saying the Shanti Mantra for everyone here to conclude the session.
Please be with us till then. And before you leave the meeting, do not forget to fill in the Google form. Thank you, everyone. सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. The meeting is over. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Yes, thank you, Sarthak. Thank you, everyone.